नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र में अरस्तु। अरस्तु का जीवन परिचय। इनका जन्म जो हुआ था 384 और मृत्यु 322 ईसा पूर्व। तो समय यहाँ पर दिया हुआ है। तो सत्र है हमारा अरस्तु का जीवन परिचय का हम अध्ययन करेंगे। अरस्तु के जीवन के प्रमुख संबंधित तथ्य क्या हैं? अरस्तु की प्रमुख रचनाएं, अरस्तु के काव्य सिद्धांत कि अरस्तु ने कौन से प्रमुख सिद्धांत दिए हैं, उन सिद्धांत का संक्षिप्त में अध्ययन हम आज के सत्र में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम अरस्तु का जीवन परिचय। अरस्तु का यूनानी नाम एरिस्टोटेलिस है। अरस्तु का जन्म 384 और मृत्यु 322 ईसा पूर्व हुई है। इनका जो ईसा से पहले इनका जन्म और मृत्यु है। अरस्तु की प्रमुख रचनाएं हैं पेरिपोइटिकेस, इस रचना को ऑन पॉलिटिक्स कहा जाता है, रिटोरिक एंड पॉलिटिक्स। तो ये तीनों ग्रंथ अरस्तु के प्रमुख ग्रंथ हैं। अरस्तु यूरोपीय काव्य चिंतन के मेरुदंड हैं। अरस्तु का यूनानी नाम एरिस्टोटेलिस है। इनके पिता मकदूनिया के राज दरबार में चिकित्सक थे, यानी एक डॉक्टर थे। मकदूनिया यूनान में एक स्थान है, वहाँ पर इनका जन्म 384 में हुआ। प्लेटो की रचना है एथेंस। इसमें ज्ञान विज्ञान की शिक्षा के लिए अकादमी की स्थापना की। एथेंस एक जगह का नाम है, सॉरी ग्रंथ नहीं है, एथेंस एक स्थान का नाम है। इस स्थान पर प्लेटो ने ज्ञान और विज्ञान के लिए एक एकेडमी की स्थापना की। 368 ईसा पूर्व अरस्तु से अकादमी में उच्च स्तरीय 367 ईसा पूर्व इसी अकादमी में नहीं एकेडमी में उच्च स्तर यानी उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रविष्ट हुई। यानी अरस्तु ने जो प्लेटो की जो एकेडमी है उसमें उन्होंने शिक्षा प्राप्ति के लिए एडमिशन लिया, यानी प्रविष्ट हुए। वे एक अत्यंत मेधावी छात्र थे, यानी बहुत ही होशियार और मेधावी छात्र थे। उन्हें विश्वास था कि प्लेटो के बाद वे ही अकादमी के आचार्य होंगे, किंतु ऐसा नहीं हुआ। 347 ईसा पूर्व में प्लेटो की मृत्यु के बाद उन्हें एथेंस छोड़ना पड़ा। 348 ईसा पूर्व में अरस्तु को मकदूनिया के राजकुमार इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर का शिक्षक नियुक्त किया गया। यानी जो सिकंदर है उसके शिक्षक का नाम क्या है? अरस्तु है। तो अरस्तु को मकदूनिया के राजकुमार हैं उनका शिक्षक, यानी उन्हें शिक्षा प्राप्ति के लिए वहाँ पर नियुक्त किया गया। सिकंदर के पिता फिलिप ने अनुसंधान कार्य के लिए अरस्तु को प्रभुत धनराशि प्रदान की। यानी सिकंदर के जो पिता थे वो जानते थे कि अरस्तु मेधावी छात्र है और यह कुछ अच्छा कर सकता है, तो उन्होंने उसको क्या हुआ, एक धनराशि यानी एक स्कॉलरशिप प्रदान की। सिकंदर के जो पिता थे फिलिप, उन्होंने अरस्तु को अनुसंधान रिसर्च वर्क के लिए एक स्कॉलरशिप दी। 335 ईसा पूर्व में अरस्तु ने एथेंस के समीप अपोलो में अपना एक निजी विद्यापीठ जिसका नाम है लीसियस, अपोलो में उन्होंने क्या किया, अपोलो स्थान का नाम है। अरस्तु ने एक निजी ने अपना एक विद्यालय स्थापित किया जिसका नाम लीसियस नाम से स्थापित किया इन्होंने। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई। एथेंस के नागरिक अरस्तु से असंतुष्ट थे। जो नागरिक थे एथेंस के, वो अरस्तु की रणनीति से उनसे खुश नहीं थे, वो असंतुष्ट थे। उसका कारण था कि स्वतंत्र चिंतन। उसका कारण क्या था कि अरस्तु स्वतंत्र चिंतन करता था, अपने बारे में सोचता था और सभी की उसने सबको एक साथ लेकर नहीं चला, तो इसीलिए सभी उससे नाराज थे, गुस्सा असंतुष्ट रहते थे। सिकंदर के कृपापात्र होने के कारण भी एथेंस के लोग उससे नाराज थे।
यानी फिलिप का जो राजकुमार था, वहाँ की शासन का जो सिकंदर था, उसके हाथ में शासन की सत्ता थी पूरी। फिर भी लोग क्यों थे, फिर भी उससे नाराज थे। सिकंदर की जो सारी कृपा थी वो अरस्तु के साथ थी। उन्हें अरस्तु को रिसर्च वर्क में भी योगदान दिया और उसको बहुत ऊपर जाने के लिए, ऊंचा अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित भी किया। पर फिर भी लोग नाराज थे। विवश होकर वे, कौन, अरस्तु, विवश होकर वे 323 ईसा पूर्व में अपनी जन्मभूमि स्तगिरा के समीप खलकिस नगर, स्तगिरा एक स्थान है, वहां पर खलकिस नगर लौट आए। यहीं 62 वर्ष की अवस्था में ईसा पूर्व 322 में अरस्तु की मृत्यु हो गई। यानी मृत्यु कब हुई इनकी, 62 वर्ष की अवस्था में हुई। अपने जीवन काल में अरस्तु ने तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान, तत्वमीमांसा, भौतिक शास्त्र, ज्योतिर्विज्ञान, राजनीति शास्त्र, आचार शास्त्र तथा साहित्य शास्त्र जैसे विषयों पर लगभग 400 ग्रंथों की रचना की है। अरस्तु का काव्यशास्त्र विषयक प्रसिद्ध ग्रंथ पेरिते पोएटिकेस है। यानी ये कैसा है, काव्यशास्त्र, यानी कविताओं, यानी काव्य के लक्षणों का उनको ये ग्रंथ प्रदर्शित करता है। इसी को अंग्रेजी में ऑन पोएटिक्स कहा जाता है। यह एक छोटी सी पुस्तक है जिसमें छोटे छोटे 26 अध्याय हैं। महत्वपूर्ण कथन है कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि अरस्तु की रचना है ऑन पोएटिक्स, इस रचना में कितने अध्याय हैं, तो 26 अध्याय हैं, यानी 26 चैप्टर्स। कुछ अध्याय तो मात्र एक पृष्ठ के हैं, यानी कुछ अध्याय, कुछ चैप्टर्स तो इतने छोटे हैं कि मात्र एक पेज में ही वो समाप्त हो गए हैं। लगता है कि यह पुस्तक अरस्तु ने अध्यापन के लिए नोट्स के रूप में तैयार की थी। यानी ऐसा, जो उस पुस्तक का अध्ययन करते हैं उन व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि अरस्तु ने अपने ये नोट्स के रूप में इसकी रचना की थी, नोट्स बनाए थे अपने अध्ययन के लिए। इसमें अरस्तु ने काव्य की उत्पत्ति, काव्य की प्रकृति, काव्य का सत्य, काव्य के भेद और काव्य का प्रयोजन, इन सभी विषयों पर विचार किया है। यानी वो कहते हैं कि काव्य की उत्पत्ति क्यों हुई, काव्य की प्रकृति किस प्रकार की है, काव्य किस सत्यता को उजागर करता है, क्या भेद हैं, क्या कविता का या काव्य का क्या प्रयोजन है मनुष्य के जीवन में, उन सभी विषयों पर अरस्तु ने विस्तार से यानी विचार किया है। उसके महत्वपूर्ण काव्य सिद्धांत त्रासदी के विवेचन, यानी अरस्तु का जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है काव्य सिद्धांत, वो त्रासदी का विवेचन क्रम में विकसित हुए हैं। अपने, यानी अरस्तु ने त्रासदी यानी दुखद जो घटना है अपने काव्य में, दुख को उन्होंने विवेचन रूप में प्रस्तुत किया है। अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पोएटिक्स में उन्होंने ट्रेजेडी, एपिक महाकाव्य, ट्रेजेडी यानी दुखद घटनाएं जो व्यक्ति के जीवन में होती हैं उन घटनाओं से संबंधित कविताएं लिखी हैं। एपिक यानी महाकाव्य तथा कॉमेडी, सुखांत नाटक, यानी जो जो रचनाएं व्यक्ति को सुख प्रदान करती हैं, उन रचनाओं को पढ़कर जिस व्यक्ति को सुख की अनुभूति होती है, उन सभी की अनुकरणात्मक काव्य के रूप में चर्चा की है। यानी किस प्रकार काव्य का अनुकरण किया है, अनुकरण किया जा सकता है, और सुख और दुख प्रदान करने वाले नाटक व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार एक आइडियल का काम करते हैं, तो उन सभी बातों पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की है। तात्पर्य यह है कि उसने काव्य के सभी रूपों को अनुकरणात्मक माना है। यानी वो कहते हैं कि काव्य में जितनी भी रचनाएं हैं, जितने भी सभी रूप हैं, सुखांत हो, दुखांत हो, वो सभी रूप अनुकरण हैं। अनुकरण यानी जिस किसी के जीवन का अनुकरण हो सकता है, किसी प्रकृति का अनुकरण, यानी जो भी रचना हो रही है वो सभी क्या है, एक अनुकरण है, यानी उनको देखकर काव्य को रचना। इन सभी रूपों में ट्रेजेडी को सर्वाधिक महत्व देते हुए अरस्तु ने इसका विस्तृत विवेचन पोएटिक्स के 14वें अध्याय में किया है। ट्रेजेडी यानी दुखद घटनाओं का, दुखद रचनाओं का जो विवेचन किया है अरस्तु ने, वो पोएटिक्स जो उनकी रचना है उसमें 14वें अध्याय यानी 6 से लेकर 19वें अध्याय तक हैं। ट्रेजेडी के प्रयोजन की चर्चा के क्रम में उनका प्रसिद्ध विवेचन सिद्धांत, यानी ट्रेजेडी जो है, जो ट्रेजेडी कृति होती है, उसकी रचना है, उसको पढ़कर व्यक्ति दुखी हो जाता है, तो उस
घटना से निकलने के लिए उस के लिए विरेचन व्यक्ति के उन विकारों को, उन घटनाओं को व्यक्ति से बाहर निकालना, उसके लिए उनका एक विरेचन सिद्धांत सामने आया। उनकी काव्य चिंतन ने यूरोपीय काव्यशास्त्र पर सर्वाधिक प्रभाव डाला। तो क्या है? अरस्तु का एक अनुकरण सिद्धांत है जिसमें व्यक्ति एक दूसरे से देखकर रचनाएं करता है, लिखता है, प्रकृति से हो कहीं से भी, और फिर जब उनकी रचनाएं दुखद और सुखद रूप में, उन्होंने कहा है ट्रेजेडी यानी दुखद घटनाओं का, दुखद रचनाओं का व्यक्ति अध्ययन करता है तो उसके मन में भी दुख के भाव जागते हैं, दुख, वो भी खुद भी स्वयं भी दुखी हो जाता है। तो उस दुख से निकलने के लिए उन्होंने अपना एक विरेचन सिद्धांत दिया। विरेचन का चिकित्सा शास्त्र में अर्थ है कि उन घटनाओं का शुद्धिकरण करना मन से, मस्तिष्क से। उसके द्वारा प्रतिपादित काव्य सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उसने यानी अरस्तु ने मानव मनोविज्ञान और अंतः प्रकृति को दृष्टि में रखकर अपनी स्थापनाएं की। यानी क्या किया उन्होंने? मानव मनोविज्ञान यानी व्यक्ति क्या सोचता है, क्या उसका मन मस्तिष्क पर सुखद रचनाओं का, दुखद घटनाओं का, दुखद रचनाओं का प्रभाव पड़ता है, उन सभी को अरस्तु ने सोचा और उन सभी को ध्यान में रखकर अपनी रचनाएं, उनका वो लिखा है उन्होंने। उनका विवेचन करना, उनका दुखद करना, रचनाओं का दुख से निकलने के सिद्धांत के उपाय दिए हैं, यानी अपनी स्थापनाएं दी, अपनी जो मान्यताएं हैं, अपने विचार उन्होंने दिए हैं। यूँ तो अरस्तु का पूरा काव्य चिंतन महत्वपूर्ण है, किंतु जिन स्थापनाओं को लेकर विचारकों में सर्वाधिक चर्चा हुई है उनकी व्याख्या विवादास्पद रही, जिनमें है अनुकरण का सिद्धांत, यानी अनुकरण किस प्रकार का है, किस रचना का अनुकरण करना चाहिए, अनुकरण क्या है, उस सभी का, और विरेचन कैथार्सिस यानी जो विरेचन का सिद्धांत। तो अरस्तु ने ये दो सिद्धांत दिए हैं जिनकी पाश्चात्य काव्यशास्त्र में महत्वपूर्ण भूमिका है। इन दोनों सिद्धांतों का हम विस्तार से अगले सत्रों में अध्ययन करेंगे। उम्मीद करती हूँ ये सत्र आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, आपने अरस्तु के जीवन से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।